गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी कक्षा 9 में किया था स्पर्श भाग 1 का गद्य पाठ धूल, उसका पहला भाग हम पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे पाठ धूल का भाग 2। जैसा कि हमने किया था पाठ धूल का भाग 1, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार हीरे का प्रेमी उसे चमकता हुआ चकाचौंध करता हुआ पसंद करता है। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में हमें बताया गया कि धन्य धन्य है वह गात जो लरिकान गले लगात, मतलब वह व्यक्ति धन्य है जो किसी को धूल भरे व्यक्ति को गले लगाता है। तो यहाँ हम इसको शुरू करते हुए करेंगे कि धन्य धन्य में उसे बड़प्पन को विज्ञापित किया है, मतलब उसे अच्छा बताया है। जो व्यक्ति मैले व्यक्तियों को प्रेम करता है, धूल से सने व्यक्तियों को प्रेम करता है, उसे बड़प्पन कहा है। धन्य मतलब बड़प्पन को विज्ञापित किया है। मैले शब्द में उसकी हीन भावना दर्शाई है कि किस प्रकार मैला होने से हम डरते हैं। अतः मैं लरिकान कहकर, लरिकान मतलब लड़के, ऐसे लरिकान कहकर उसने अपने भेद बुद्धि का परिचय दिया है कि किस प्रकार हम अच्छे और बुरे में अंतर करते हैं। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। असली हीरो का प्रेमी कौन है? जो कि धूल भरे लोगों से प्रेम करता है। हीरो का प्रेमी तो हमेशा उसे साफ सुथरा और चकाचौंध करता हुआ पसंद करता है। तो यहाँ शिशु भोलेनाथ के संसर्ग में तो मैले जो करत गात, जो व्यक्ति अपने शरीर को मिट्टी से मैला करता है वही असल हीरा है। यहाँ अखाड़े की मिट्टी के बारे में बताया है कि अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई आने लगी। यदि आप में से किसी को अखाड़े में भेज दिया जाए ना, तो बेटे आपको उसमें से एक अजीब सी खुशबू, गंदी सी महक नजर आएगी आपको, लेकिन उसकी खुशबू तो उसी को अच्छी लगेगी जिसने अपना बचपन धूल में खेला होता है। देखिए, जो अखाड़े की मिट्टी होती है वो साधारण मिट्टी नहीं होती, वह देवता पर चढ़ाई जाती है, अर्थात वह मिट्टी तेल और मट्ठे से सिंचाई मिट्टी होती है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। जिस प्रकार एक अखाड़ा तैयार करने से पहले लस्सी, दूध, दही, देसी घी मिलाकर उसको बनाया जाता है। तो इन संसार में उस सुख को दुर्लभ माना है जो पसीने से तर बदर मिट्टी जैसे फिसलती है, उससे नफरत जो इंसान करता है ना, वो दुखी है वो व्यक्ति, सुखी नहीं है। सुखी वह व्यक्ति है जिसको यह सुख सुलभ से मिलता है, वो व्यक्ति जो मिट्टी को प्रेम करता है। अतः उस व्यक्ति से पूछो जो अखाड़े में खेलकर मिट्टी में उसकी मांसपेशियां फूली होती हैं, मजबूत हुआ होता है, क्योंकि उसको वहाँ से कैल्शियम मिलता है, उसको ताकत मिलती है, उसमें जीतने का जुनून होता है। अतः शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। यहाँ कवियों ने शरीर और मिट्टी को इकट्ठा बताया है, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए जरूरी हैं वो सब हमको मिट्टी में मिलते हैं। जैसे हम सबको पता है कि मिट्टी से हमारा जीवन पूरा होता है, मिट्टी से जन्मे मिट्टी में ही हम मिल जाते हैं। अतः धूल और मिट्टी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं में मानते हैं, जिन फूलों को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, वो मिट्टी की तो उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि मिट्टी की आभा क्या है, तो अतः मिट्टी की आभा है धूल, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। गांव के लोग कभी मिट्टी को बुरा नहीं समझते, क्योंकि गोधूली में तो वो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। अगर किसान मिट्टी से नफरत करे तो उसके जीवन का अस्तित्व नहीं रह जाता। कुम्हार मिट्टी से नफरत करे तो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? अतः यहाँ इस पूरे पाठ में यह बताया गया है कि हमें मिट्टी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए हम करेंगे। हमारे पास पाठ में शब्द आया है गोधूली। गोधूली कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी। यहाँ पर बताया है गोधूल। गोधूल होती है बेटे जिस प्रकार शाम को किसान अपने खेतों से लौटता है अपने पशुओं के साथ में, तो एक अजीब सी धूल उनके पशुओं के पीछे पीछे धूल उड़ती जाती है, उसे गोधूली अर्थात शाम की बेला कहा गया है। अक्सर ब्याह शादी के कार्ड में लगा होता है कि विवाह जो है प्रारंभ है गोधूली के समय। तो गोधूली मतलब वह समय जब गांव के अंदर पशु को लेकर किसान घर पे लौटते हैं और गोधूली की बेला में आने का आग्रह करते हैं।
लोग, शहरी लोग निमंत्रण पत्र में करते हैं, लेकिन क्या शहरों में गोधूली हम मान सकते? नहीं। शहरों में तो गोधूली प्रदूषण को कहा गया है। शाम को कहाँ शहरों में अच्छी धूल मिलेगी? गोधूली तो कहाँ मिलती है? गोपालों के पदों की धूली, वो तो सिर्फ गाँव में ही मिल सकती है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। आपने देखा होगा हमारे स्पोर्ट्स के टीचर जब भी प्लेग्राउंड में जाते हैं तो उस धरती को माथा टेकते हैं, सिर झुकाते हैं। क्यों टिकाते हैं? क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है, वहाँ से उनको सब कुछ मिलता है। अतः यूलियस जब प्रवास विदेश यात्रा से लौटा तो अपनी इथिका की भूमि को चूमा। यूक्रेन से मुक्त होने के बाद लाल सैनिकों ने उसे मत्था टेका, और जो विधवा होती है, सती होती है, उसे माथे से लगाती है, योद्धा उसे आंखों से लगाते हैं। अतः हमें अपनी मिट्टी से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर हमें धूल के कई नाम बताए हैं, धूल, धूली, धूरी आदि। तो यहाँ पर इनके अपने अलग अलग अर्थ हैं। तो हम यहाँ पर कहें तो धूल का मतलब है हमारी मिट्टी के प्रति हमारा जो प्रेम है। धूल इसकी सहज रूप है। यहाँ पर हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं, अगर हम अपनी धूल से प्रेम करते हैं, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं, तो उस पर पैर रखना हमारा कर्तव्य है। अतः यहाँ पर बताया है कि हीरा वही जो घनचोट न टूटे। कहते हैं कि अगर एक हीरे का प्रेमी उसे साफ सुथरा देखना चाहता है तो हीरा मजबूत भी होना चाहिए। मजबूत मतलब समस्याओं का सामने करने वाला व्यक्ति, अपनी मिट्टी से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही धूल के महत्व को समझ सकता है। अतः इस पूरे पाठ में धूल की महिमा का वर्णन किया गया है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक व्यक्ति को अपने देश प्रेम के लिए उस देश की मिट्टी से प्रेम करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।